इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं 13 जून 2025 का आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का डिजिटलीकरण किया है? किस सरकार ने किया है? किसका राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का डिजिटलीकरण किया गया है? किस सरकार द्वारा? ए बिहार द्वारा, बी मध्य प्रदेश द्वारा, सी उत्तर प्रदेश द्वारा या डी राजस्थान। कहाँ की सरकार द्वारा किया गया? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, कौन सा ये राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का डिजिटलीकरण करके प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। यह कल्याणकारी पहल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को लक्षित करती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें संकट के समय पर वित्तीय सहायता मिले। संकट के समय पर वित्तीय सहायता मिले। अगला प्रश्न, योजना के डिजिटल रूपांतरण से आवेदकों को आवेदन से लेकर लाभ वितरण तक पूरी प्रक्रिया 75 दिनों के भीतर ऑनलाइन पूरी करने में मदद मिलती है। यह बदलाव न केवल सेवा वितरण को सुव्यवस्थित करता है बल्कि जवाबदेही भी बढ़ाता है, मानवीय हस्तक्षेप को कम करता है और देरी या भ्रष्टाचार की संभावना को न्यूनतम करता है। यह सुधार भारत में समावेशी शासन और लोक कल्याण के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है। अगला प्रश्न है, किस देश में साल्मोनेला प्रकोप की सूची मिली जिसके कारण 1.7 मिलियन अंडे के डिब्बों को वापस मंगाया? 1.7 मिलियन अंडे के डब्बों को वापस मंगाया गया। ए कनाडा, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया या डी यूनाइटेड किंगडम। कौन सा राज्य? ये देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में साल्मोनेला का प्रकोप हुआ है जिससे 79 यानी कि 79 लोग प्रभावित हुए हैं, जिसके कारण कैलिफोर्निया स्थित अगस्त एक कंपनी को 17 लाख अंडों के कार्टन वापस मंगाने पड़े। कितने? 17 लाख अंडे के कार्टन को वापस मंगाने पड़े किसमें? अगस्त एंड एक कंपनी को। साल्मोनेला जो साल्मोनेलोसिस के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है, आमतौर पर दूषित भोजन और पानी के जरिए फैलता है, हाथों को प्रभावित करता है और दस्त, बुखार और पेट में ऐंठन जैसे लक्षणों का कारण बनता है। इसमें पेट में ऐंठन जैसे लक्षणों का कारण बनता है। यह वापसी संक्रमण के अप्रसार को कम करने और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए एक निवारक जन स्वास्थ्य प्रतिक्रिया है। ऐसे प्रकोप खाद्य जनित बीमारियों के प्रबंधन और एक सुरक्षित खाद्य आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए बड़े खाद्य सुरक्षा प्रोटोकॉल, समय पर वापसी और जन जागरूकता के महत्व पर जोर देते हैं। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में किस सेवा मुक्त भारतीय नौसेना जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे के संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है? एक बार और देखते हैं प्रश्न, महाराष्ट्र में किस सेवा मुक्त भारतीय नौसेना जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे संग्रहालय के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है? ए INS गुलदार को, बी INS विक्रांत को, सी INS शक्ति को या डी INS कलवरी को। तो कौन है INS गुलदार? INS गुलदार को पानी के नीचे संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है।
इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जनवरी 2024 तक भारतीय नौसेना में सेवा देने वाले, और कब तक दिया था? जनवरी 2024 तक सेवा दिया था इस भारतीय नौसेना ने। सेवा देने वाले 1120 टन के लैंडिंग सी टैंक आईएनएस गुलदार को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग तट पर, कहाँ पे? सिंधुदुर्ग तट पर भारत के पहले जलमग्न नौसेना संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है। ये 46.91 करोड़ की यह परियोजना केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा समर्थित है और इसका उद्देश्य समुद्री संरक्षण, पर्यावरण, पर्यटन को बढ़ावा देना और नौसेना की विरासत का संरक्षण करना है। नियुति चट्टानों के पास, कहाँ पे? ये नियुति चट्टानों के पास पोत को जानबूझकर डुबोकर यह पहल एक कृत्रिम प्रवाल भित्ति बनाने में भी मदद करेगी, जिससे समुद्री जैव विविधता और सतत पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना ब्लू इकोनॉमिक ढांचे के तहत भारत के व्यापक प्रयासों का एक हिस्सा है और पर्यावरण के प्रति जागरूक विकास का समर्थन करती है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और उत्पादन के लिए IMMT के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? एस सिंगरेनी, बी NMDC, सी ONGC या डी कोल इंडिया? तो कौन सा? ये सिंगरेनी है, सिंगरेनी कोलियरीज है। सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड यानी SCCL ने भुवनेश्वर स्थित खनिज एवं सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान IMMT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह समझौता SCCL को महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में प्रवेश करने और उन्नत तकनीकों का उपयोग करके मूल्यवान संसाधनों के अन्वेषण और उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है। ये महत्वपूर्ण खनिज विभिन्न उच्च तकनीकी और स्वच्छ ऊर्जा अनुप्रयोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से SCCL का लक्ष्य अपने संसाधन आधार को बढ़ाना और रणनीतिक खनिज आपूर्ति श्रृंखला में योगदान देना है, जो भविष्य की खनिज आवश्यकताओं को पूरा करने में स्वदेशी क्षमताओं के बढ़ते महत्व को रेखांकित करता है। अगला प्रश्न है, किस देश ने AI नेटिव दूरसंचार नेटवर्क को आगे बढ़ाने पर केंद्रित ITU-FG AINN बैठक की मेजबानी की? ए जापान ने, बी स्विट्जरलैंड, सी दक्षिण कोरिया या डी भारत? तो कौन सा देश है? ये भारत ये मेजबानी की है इसका ITFG AINN की बैठक की मेजबानी की है। इसके लिए AI नेटिव दूरसंचार नेटवर्क को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। भारत ने AI आधारित दूरसंचार और संरचना के विकास को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में ITU-FG AINN स्वायत्त और बुद्धिमान नेटवर्क के लिए AI पर फोकस समूह बैठक की मेजबानी की। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन ने वैश्विक तकनीकी नीति क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका को उजागर किया है। बैठक के साथ साथ भारत ने बिल्ड ए थॉन 2025 का भी शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य भविष्य के दूरसंचार नेटवर्कों के लिए अभिनव समाधानों का सह-निर्माण करना है। इसके अतिरिक्त भारत ने 2030 में ITU पूर्णाधिकारी सम्मेलन ITU-PP30 की मेजबानी का प्रस्ताव रखा और सुश्री एम रेवती को एक प्रमुख नेतृत्वकारी भूमिका के लिए नामित किया, जिससे रणनीतिक भागीदारी और तकनीकी नवाचार के माध्यम से वैश्विक दूरसंचार मानकों को आकार देने की उसकी महत्वाकांक्षा का संकेत मिलता है। अगला प्रश्न है, गुजरात के किस पूर्व मुख्यमंत्री की हाल ही में अहमदाबाद से उड़ान भरने के बाद विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई? वो कौन से पूर्व मुख्यमंत्री है जो अहमदाबाद में उड़ान भरने के बाद विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई? ए आनंदीबेन पटेल? नहीं। बी केशुभाई पटेल? ये भी नहीं। सी बलवंत राय मेहता? ये भी नहीं है। इनका भी हुआ लेकिन अभी नहीं, बहुत पहले हुआ था। तो कौन सा बच रही है? विजय रूपाणी है जिनका विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई। विजय रूपाणी जिन्होंने 2016 से 21 तक गुजरात के
गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद लंदन जा रहे ड्रीम लाइनर विमान दुर्घटना में दुखद रूप से अपनी जान गंवा बैठे। उनकी असामयिक मृत्यु के साथ वे 1965 में बलवंत राय मेहता के बाद हवाई दुर्घटना में मारे जाने वाले गुजरात के दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री बन गए। इससे पहले किसका हुआ था विमान दुर्घटना में मृत्यु? एक बलवंत राय मेहता का। रूपाणी गुजरात के हालिया इतिहास में एक महत्वपूर्ण राजनीति थे और उन्होंने भाजपा में विभिन्न प्रमुख पदों पर कार्य किया। उनका निधन राजनीतिक समुदाय और गुजरात राज्य के लिए एक गहरी क्षति है। अगला प्रश्न, मई 2025 में भारत की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI मुद्रास्फीति दर क्या थी जो फरवरी 2019 के बाद सबसे कम थे? ए 3.15%, बी 2.82%, सी 4.02% या डी 3.65%। तो कौन सा ये कितना है? ये 2.82% है। इसकी मुद्रास्फीति दर क्या थी मई 2025 में? ये 2.82% थी जो फरवरी 2019 के बाद से सबसे कम थी। मई 2025 में भारत ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI पर आधारित मुद्रास्फीति दर 2.82% दर्ज की जो फरवरी 2019 के बाद इसके सबसे निचला स्तर है। यह उल्लेखनीय गिरावट अधिकांश भारतीय राज्यों में मुद्रास्फीति में कमी के व्यापक रुझान को दर्शाती है। हालांकि केरल, पंजाब और जम्मू कश्मीर जैसे कुछ राज्यों में कीमतों का स्तर ऊंचा बना हुआ है। मुद्रास्फीति में इस गिरावट का श्रेय विभिन्न व्यापक आर्थिक कारकों को दिया जा सकता है जिनमें स्थिर वस्तु मूल्य, बेहतर आपूर्ति श्रृंखला की स्थिति और प्रभावी मौद्रिक नीतियां शामिल है। इतनी कम मुद्रास्फीति दर अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बढ़ती मूल्य स्थिरता का संकेत देती है जो ब्याज दरों, क्रय शक्ति और समग्र आर्थिक नियोजन को प्रभावित कर सकती है। अगला प्रश्न है 2025 लोकार्नो फिल्म महोत्सव में मानव तेंदुआ पुरस्कार यानी कि ऑनरेरी लियोपार्ड अवार्ड किसे मिला? ए वेस एंडरसन को, बी मार्टिन स्कॉर्सेसे को, सी अलेक्जेंडर पायने को या डी क्वेंटिन टेरेंटिनो को। किसको मिला था? ये ऑप्शन सी है, अलेक्जेंडर पायने को। ये लियोपार्ड अवार्ड मिला था ऑनरेरी 2025 में। किसके लिए? लोकार्नो फिल्म महोत्सव में मिला था। किसने? प्रतिष्ठित अमेरिकी फिल्म निर्माता अलेक्जेंडर पायने को 6 से 16 अगस्त 2025 तक आयोजित होने वाले 68वें लोकार्नो फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित मानव तेंदुआ यानी लियोपार्ड अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अपनी भावनात्मक रूप से समृद्ध और चरित्र प्रधान कहानियों के लिए जाने जाने वाले पायने ने साइडवेज, द डिसेंडेंट्स और नेब्रास्का जैसे समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों का निर्देशन किया है। यह पुरस्कार समकालीन सिनेमा और कहानी कहने पर उनके महत्वपूर्ण प्रभाव का सम्मान करता है। पुरस्कार समारोह के अलावा पायने फिल्म स्क्रीनिंग और दर्शकों के बीच चर्चाओं में भी भाग लेंगे जिससे महोत्सव का अनुभव और समृद्ध होगा। यह सम्मान उन्हें आज वैश्विक फिल्म निर्माण में सबसे प्रभावशाली आवाजों में से एक बनाता है। अगला प्रश्न है भारतीय सेना की भागीदारी के साथ बहुराष्ट्रीय सैन्य अभियान खान क्वेस्ट किस देश में आयोजित किया जा रहा है? खान क्वेस्ट सैन्य अभियान खान क्वेस्ट किस देश में आयोजित किया जा रहा है? ए मंगोलिया में, बी कजाकिस्तान में, सी उज्बेकिस्तान में या डी किर्गिस्तान में। कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ये मंगोलिया में आयोजित किया जा रहा है खान क्वेस्ट। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में आयोजित किया जा रहा है। ये कहाँ पे? मंगोलिया में। एक मंगोलिया की राजधानी है उलान बटार। 2003 में संयुक्त राज्य अमेरिका और मंगोलिया के बीच एक द्विपक्षीय प्रयास के रूप में शुरू किया गया यह अभ्यास अब शांति स्थापना और सैन्य सहयोग को
सहयोग को बढ़ावा देने के लिए देने वाले एक बहुराष्ट्रीय आयोजन के रूप में विकसित हो गया है। खान क्वेस्ट में भारतीय सेना की भागीदारी वैश्विक शांति स्थापना के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है और विभिन्न देशों की सशस्त्र सेनाओं के साथ उसकी कार्यशीलता अंतर कार्यशीलता को बढ़ाती है। यह अभ्यास सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, संयुक्त परिचालन क्षमताओं को विकसित करने और भाग लेने वाले देशों के साथ विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र शांति सहायता अभियानों के क्षेत्र में सैन्य से सैन्य संबंधों को मजबूत करने के एक मंच के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है 10 जून 2025 को भारत के कपड़ा निर्यात को बढ़ावा देने पर पहली टास्क फोर्स की बैठक कहाँ आयोजित की गई? जगह पूछा रहा है कहाँ पे आयोजित की गई पहली टास्क फोर्स के, इसके लिए कपड़ा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मुंबई में, बी नई दिल्ली में, सी अहमदाबाद में या डी तिरुपुर में। तो इसका आयोजन हुआ था ये नई दिल्ली में। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा वस्त्र निर्यात पर गठित कार्य बल की पहली बैठक 10 जून 2025 को नई दिल्ली में स्थित वाणिज्य भवन में आयोजित की गई। नई दिल्ली स्थित वाणिज्य भवन। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सरकारी अधिकारियों, निर्यातकों और उद्योग प्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया। इस बैठक का उद्देश्य भारत के वस्त्र निर्यात के समक्ष आने वाले प्रमुख चुनौतियों जैसे ESG अनुपालन, नियामक सुधार और नवाचार की आवश्यकता का समाधान करना था। राजधानी में आयोजित इस बैठक ने वस्त्र निर्यात में भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करने के लिए नीतिगत सुझाव तैयार करने और मंत्रालयों और उद्योग निकायों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक समन्वित कदम को चिन्हित किया है। अगला प्रश्न, पक्षी वर्गीकरण को मानकीकृत करने के लिए पक्षी प्रजातियों की पहली एकीकृत वैश्विक चेकलिस्ट का नाम क्या है? ए वर्ड टैक्सा, बी अर्न लिस्ट, सी एवी लिस्ट या डी ग्लोबल वर्ड। तो इसका नाम है क्या? एवी लिस्ट। एवी लिस्ट पक्षी प्रजातियों की पहली एकीकृत वैश्विक चेक लिस्ट है जिससे वैश्विक संरक्षण, जैव विविधता निगरानी और अनुसंधान प्रयासों के लिए पक्षी वर्गीकरण को सुसंगत बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी विज्ञान संघ के अंतर्गत एवियन चेक लिस्ट सरकार समूह द्वारा विकसित एवी लिस्ट 4 वर्षों के सहयोगात्मक अनुसंधान, विश्लेषण और विशेषज्ञ सहमति का परिणाम है। इसका लक्ष्य दुनिया भर की पक्षी प्रजातियों के लिए एक एकल आधिकारिक संदर्भ प्रदान करना है जिससे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक रूप वर्गीकरण और डेटा का उपयोग सुनिश्चित हो सके। यह पहल पक्षी विज्ञान और वैश्विक जैव विविधता प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है क्योंकि यह वैश्विक स्तर पर प्रजातियों की पहचान और रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित करती है। थैंक यू जी, धन्यवाद।